स्टूडेंट्स होप यू ऑल। तो स्टूडेंट्स आज हम अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन डिसीज़ेस वो डिस्कस आउट करेंगे। स्टूडेंट्स बेसिकली आज कॉमन डिसीज़ेस के अंदर हम कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ेस है जिसके बारे में हम बात करें जो कि अमूमन आपने अपने आसपास या कई बार खुद भी इन प्रॉब्लम्स को महसूस किया होगा अपने बॉडी के अंदर। सबसे पहले बात की जाएगी एलर्जीज़ की, फिर हम बात करेंगे कोल्ड्स एंड फ्लू की, डायरिया के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक एक के बारे में पढ़ेंगे एंड हेडेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें किस वजह से होती हैं, इनको आप किस तरह से क्योर कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स एलर्जीज़ की। अगर एलर्जी की स्टूडेंट्स हम बात करें तो एलर्जीज़ होती क्या हैं? एलर्जीज़ होती हैं हमारा जब इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होती है एलर्जेंस की वजह से। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये एलर्जेंस होते क्या हैं? एलर्जेंस होते हैं वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, एलर्जीज को करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, जो एलर्जिक रिएक्शन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका क्या क्या कॉज हो सकता है? पीपल विद एलर्जीज हैव स्पेशली sensitive immune system that react when they come in contact with allergens। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो एलर्जीज़ होती हैं ये तब होती हैं जब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सेंसिटिव होता है, एंड एज सून एज दे कंटैक्ट विद दीज एलर्जेंस, ठीक है, तो हमारे बॉडी में एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो अब ये एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं? कॉमन एलर्जेंस वो सब्सटेंसेस जिनकी वजह से एलर्जी होती है, जिनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है, उन सब्सटेंसेस की अब हम बात करेंगे। इसके अंदर होता है फूड्स, पॉलन, मोल्ड, लेटेक्स एंड पेट डेंडर। स्टूडेंट्स आपने कई बार सुना होगा या खुद भी महसूस कईयों को प्रॉब्लम हुई होगी कि हाँ मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, मैं अगर पपाया खाऊं तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये सब क्या है, एलर्जेंस है। कई बार हमारी बॉडी इन जो फूड्स होते हैं उनको अच्छे से उनके साथ रिएक्ट नहीं करती और जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान होता है, जिसको हम आम भाषा में एलर्जी बोलते हैं। तो वो फूड्स की वजह से भी हो सकती है, पॉलन की वजह से भी हो सकती है, मोल्ड की वजह से भी, लेटेक्स की वजह से भी, एंड पेट डेंडर की वजह से भी। अब फूड्स के बारे में तो स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है, जैसे किसी को नट से प्रॉब्लम हो सकती है, कईयों को एग से हो सकती है, कईयों को मिल्क से एलर्जी हो सकती है, कईयों को वीट से एलर्जी हो सकती है। ठीक है, ये जो फूड्स की बात होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम बात करें दूसरी चीज़ों की, जैसे पोलन हो गया, मोल्ड हो गया, लेटेक्स हो गया, पेट डेंडर हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ पोलन की, पॉलन एलर्जी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपने देखा होगा जैसे स्प्रिंग और समर्स में हम जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, सो दैट दूसरे प्लांट्स जो हैं वो भी क्या हो पाए, फर्टिलाइज हो पाएँ। कई बार क्या होता है कि जो ये पॉलन्स होते हैं ये लोगों को, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारे पॉलन्स हो गए ट्री से, ठीक है, ट्री से हो गया पॉलन ग्रेन्स, या वीड हो गया, ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स हो गया, या ग्रासेस हो गया, ठीक है, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं कई बार क्या करते हैं, हमें उनसे क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो जो ये एलर्जी होती है उसे कौन सी एलर्जी बोलते हैं? पॉलन एलर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स दी मोल्ड। स्टूडेंट्स, मोल्ड इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। फंगस की वजह से अगर आपको कोई भी एलर्जी, आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसे मोल्ड एलर्जी बोलते हैं या मोल्ड एलर्जन बोलते हैं, अगर फंगस के द्वारा आपको कोई भी एलर्जी हुई है। नेक्स्ट कम्स लेटेक्स। स्टूडेंट्स, लेटेक्स एलर्जी क्या होती है? लेटेक्स एलर्जी होती है एक रिएक्शन टू अ सर्टेन, एक ना हमारी नेचुरल जो रबड़ प्लांट होता है ना उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं। तो जो लेटेक्स होता है उसी से कई बार लोगों को क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो उसे हम कौन सी एलर्जी बोलते हैं? लेटेक्स एलर्जी बोलते हैं। और लास्ट इज पेट डेंडर। पेट डेंडर स्टूडेंट्स क्या होता है? पेट डेंडर इज़ कंपोज्ड ऑफ
tiny, even microscopic flecks of skin shed by cats, dogs, birds and other animals with fur and feathers. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कई बार जैसे कैट्स होगी, इनकी भी फ़र होती है, बर्ड्स के फेदर्स होते हैं, एनिमल्स की भी फ़र वगैरह होती है, जैसे डॉग्स वगैरह की अगर हम बात करें तो इनके बीच में जो भी इनके जैसे बाल वगैरह हो गए या आप कह लीजिए इनकी स्मॉल फ्लेक्स ऑफ स्किन्स हो जाती हैं। आपने देखा होगा अगर किसी के घर पे पेट डॉग वगैरह है तो आपने देखा होगा कि उनके बाल जगह जगह पर बिखरे होते, तो ये भी कई लोगों को क्या करती हैं, एलर्जी क्रिएट करती हैं। तो जो ये एलर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, पेट डेंडर की वजह से। जो ये बाल वगैरह हो गए या जो भी बर्ड्स हो गए, एनिमल्स होगी, उनकी फ्लेक्स ऑफ स्किन्स होगी, इनको हम क्या बोलते हैं, पेट डेंडर बोलते हैं। और इससे भी क्या होती है, ह्यूमन बींग्स को एलर्जी होती है। स्टूडेंट्स अगर बात की जाए सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स तो वही है मेनली, ठीक है। जैसे आई में इरिटेशन होगी, आपको रनी नोज़, कईयों को मतलब जैसे कोल्ड में हमारा रनी नोज़ होता है वैसा हो गया, स्टफ़ी नोज़ हो गया, एकदम से मतलब कंजेशन सी हो जानी अंदर ही, वाटरी आइज़, आँखों से पानी निकलता, कईयों को छींके तो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं एलर्जी में, ठीक है। कई बार आपको देखा होगा कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, जैसे वेदर चेंज होता है उससे एलर्जी होती है। डस्ट की एलर्जी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। कई बार आप डस्ट हो गया, एकदम से डस्ट के कंटैक्ट में आते हो तो आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इची नोज़, मतलब कई बार गले में एकदम से खराश वगैरह, इस तरह की प्रॉब्लम, ये कॉमन है एलर्जीज़ के अंदर, इस तरह के सिम्टम्स। एलर्जेंस दैट आर कंज्यूम्ड लाइक फूड और सर्टेन मेडिटेशन कैन कॉज, ठीक है। जैसे फूड या कई बार दवाई, कईयों को दवाइयों से भी होती है एलर्जी, तो उन्हें किस तरह की आप कह लीजिए सिम्टम्स शो होंगे, जैसे स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस हो गया, जैसे मतलब कि गैस वगैरह उनकी बॉडी के अंदर बन गई, डायरिया हो गया, नोज़िया जैसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो जानी, ठीक है। एक्सेसिव गैस इंडाइजेशन, ये प्रॉब्लम आ सकती है। टिंगलिंग और स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, कईयों के लिप्स, फेस, टंग वगैरह एकदम से सूज सी जाती है। इचीनेस, खारिश सी होनी स्टार्ट हो जाती है। डिफ़िकल्टी, कईयों को सांस लेने में ब्रीजिंग के टाइम पर क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। और कई बार तो क्या हो जाता है कि आप हल्का माइनर सा आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, और कई बार तो कई लोग बेहोश होकर भी गिर जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर उस चीज़ का ट्रीटमेंट भी है। तो ट्रीटमेंट देखिए क्या है, बेसिकली तो यही बोला जाता है कि आप वो चीज़ अवॉइड कीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्या है, प्रॉब्लम है। तो जो ईजीएस्ट और दी मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है एलर्जी से छुटकारा पाने का, वो यही है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, उन चीज़ों का पता लगाएं जिनसे कि आपको क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। वेयर अनअवॉइडेबल सम लाइफस्टाइल चेंजेस में ऑल्सो रिड्यूस योर एलर्जी सिम्टम्स, आपको अपने रहन सहन के तरीक़ों में बदलाव लेकर आना चाहिए, ठीक है। सपोज़ इफ़ यू आर एलर्जिक टू डस्ट, अगर आपको लगता है कि आपको डस्ट से प्रॉब्लम है तो आप कोशिश कीजिए अपने आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी आपके रूम वगैरह है और या भी आपका हाउस वगैरह, उसको हमेशा क्लीन रखें, डस्ट फ्री रखें, सो दैट आप उनके कंटैक्ट में ना आएँ। और अगर कईयों को पॉलन एलर्जी है तो कोशिश करें आप बाहर ही ना निकलें। सपोज़ जैसे पॉलन ग्रेन्स का जो सीज़न होता है अवॉइड करें, अपनी खिड़कियां वगैरह बंद करके रखें, सो दैट वो आपके कंटैक्ट में ना आ पाएँ। और अगर बाकी जैसे किसी ड्रग से आपको एलर्जी है, जैसे मेडिसिन वगैरह से, तो अवॉइड करें उन्हें लेना, ठीक है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ एक मेडिसिन्स भी हैं, कुछ एक ड्रग्स भी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये आपको हमेशा जो आपका डॉक्टर वगैरह है उनकी कंसल्ट से ही लेने चाहिए। सबसे पहले बात की गई है एंटीहिस्टामिन्स, ये क्या होती है, एंटीहिस्टामिन्स का यूज़ क्या है, ये अगर आपको स्नीजिंग हो गया या इचिंग आइज़ हो गया या थ्रोट वगैरह हो गया, इनमें प्रॉब्लम है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डीकंजेस्टेंट्स। डीकंजेस्टेंट्स का क्या मतलब होता है, अगर आपके नेज़ल में मतलब नोज़ वगैरह में कंजेशन है, जैसे कफ वगैरह स्टॉक हो गई है, उस केस में आप इनको ले सकते हैं। ये आपकी ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, खोल देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्वेलिंग ऑफ द एयरवेज, नेज़ल कंजेशन एंड स्नीजिंग।
एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे नेज़ल स्प्रे वगैरह हो गया, ये आपके जो भी एयरवेज के अंदर अगर सूजन वगैरह आई है या नेज़ल कंजेशन है, जैसे आप कई बार कोल्ड वगैरह होता है तो आप नेज़ल स्प्रे वगैरह लेते हैं जिससे आपका नाक एकदम से खुल सा जाता है, तो ये कौन से एजेंट्स होते हैं, इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स बोलते हैं। ये आपका जो रास्ता होता है एयरवेज का उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। या आप एलर्जी शॉट्स भी ले सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में टाइम टू टाइम आपने देखा होगा एलर्जी शॉट्स उनको लगते रहते हैं, फ्लू शॉट्स हो गया, एलर्जी शॉट्स हो गया, सो दैट उनकी जो बॉडी है उन एलर्जी से उनको प्रोटेक्ट कर पाए। कई बार तो एलर्जी होती है वो हमारी एज के साथ ख़त्म भी हो जाती है, बट कई बार कई एलर्जीज हमारी पूरी लाइफ टाइम तक हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। ठीक है, प्रिवेंशंस कैसे हैं, जैसे हमें आउटडोर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सेव आउटसाइड एक्टिविटीज़ फॉर लेट आफ्टरनून्स एंड आफ्टर हैवी रेन्स व्हेन पोलन लेवल्स आर लोअर। मतलब जब जैसे पोलन वगैरह का जिस टाइम पर आपको लगता है कि कम होंगे पोलन ग्रेन, जैसे बारिश एंड ऑल के बाद, तो आप उस समय निकल सकते हैं जिनको पोलन एलर्जी है। ठीक है, जिनको जैसे डस्ट या पॉलन वगैरह से एलर्जी, अपनी विंडोज़ वगैरह क्लोज रखें। ठीक है, या टू कीप कूल यूज़ एयर कंडीशंस एंड अवॉइड, मतलब वही है अंदर भी ऐसा नहीं कि खिड़कियाँ बंद कर ले तो घुटन भी हो गया, आप एयर कंडीशंस वगैरह ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और वेयर अ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट और अदर मीन्स टू कम्युनिकेट टू अदर, मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा साइंस एडवांस हो चुकी है, मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट्स एंड ऑल आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर एपीपेन विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड यू कैन हैव रिस्क ऑफ इफ़ यू, मतलब अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो भी आप को टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कुछ बाय करें हमेशा उसके लेबल्स वगैरह को अच्छे से चेक करें और ये देखें कि क्या उनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे आपकी बॉडी को एलर्जी है। हमेशा ये ध्यान दें आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम डिसीज़ की बात, ये तो अभी एलर्जीज़ की बात करी, नेक्स्ट जो हम डिसीज़ की बात कर रहे हैं वो है कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड्स एंड इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू भी बोलते हैं, ये कॉमन इलनेस है। स्टूडेंट्स, ये हम मैक्सिमम सभी लोगों में देखने को मिलते हैं एज सुन एज वेदर चेंज हो रहा है या आपने कई बार ज़्यादा ठंडा गर्म कुछ इस तरीके से खा लिया तो आप कोल्ड की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ दीज इलनेस आर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो ये दोनों डिसीजेज़ हैं कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, बेसिकली ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं और इसके अंदर नोज़ हो गया, थ्रोट्स हो गया और आपकी लंग्स जो है वो क्या है ज़्यादा इफेक्ट होती है। और आजकल पेंडेमिक के टाइम पर आप कोरोना वायरस भी देखिए, ये भी क्या है, एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही है जो बेसिकली हमारे नोज़, थ्रोट और लंग्स को ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। वायरस कॉजेज़, ये भी जैसे करोना है, दिस इज़ ऑल्सो अ वायरस, और उसी तरह से कोल्ड्स एंड फ्लू को भी इंक्रीज़ कौन करता है, वायरस ही करता है। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन इन द नोज एंड थ्रोट्स। मोस्ट ट्रांसमिशन ऑफ दीज वायरस अक्कर बाय हैंड टू हैंड कंटैक्ट, और जो वायरसेस का ट्रांसमिशन है, सपोज़ अगर किसी को कोल्ड हुआ आप उसके कंटैक्ट में आते हैं तो वो हैंड टू हैंड कंटैक्ट से आपको भी वायरस हो जाता है। जैसे एक घर में किसी को कोल्ड हुआ था, मोस्टली क्या होता है बाद में सभी को कोल्ड हो जाता है क्योंकि सभी क्या आ जाते हैं, कंटैक्ट में आ जाते हैं। इसी तरह से कोरोना वायरस का भी, ये भी हैंड टू हैंड कंटैक्ट, ये भी ट्रांसमिट ही होता है वायरस। ठीक है, सिम्टम्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, आपने खुद काफ़ी बार ये चीज़ को महसूस किया होगा, मोस्टली फ़ीवर हो गया, हेडेक हो गया, आपको थकान सी होती है उसके अलावा ड्राई कफ वगैरह हो जाती है, कई बार सिवियर हो जाती है। और जब फ्लू हो तो क्या हो जाता है, दीज आर मतलब आपकी ब्रोंकिटिस, साइनस और ईयर इन्फेक्शंस का ज़्यादा डर रहता है फ्लू के अंदर। और कोल्ड के क्या सिम्टम्स होते हैं, रनी और स्टफ़ी नोज़, या तो बहुत ज़्यादा रनी नोज़ होता है और कई बार क्या हो जाता है जब कंजेशन एकदम से नाक बंद हो जाता है तो स्टफ़ी सा नोज़ हो जाता है जिसको नेज़ल कंजेशन भी बोलते हैं। और फिर आप क्या लेते हैं, इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स लेते हैं, जैसे आपने नेज़ल स्प्रे वगैरह ले ली सो दैट आपका नाक एकदम से खुल जाए और आपका जो पाथवे है एकदम से, नहीं तो सांस ऐसे लगता है कि नहीं आ रही। और सोने के वक्त जब एकदम से नाक बंद होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप सो नहीं पाते पूरी रात को। स्नीजिंग हो गया, छींकें लग जाती हैं, सोर थ्रोट, यहाँ पर थ्रोट आएगा, एकदम से गले में खराश खट्टापन सा आपको लगता रहता है। और नेक्स्ट इज कफ, कफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हेडेक भी होता है स्टूडेंट्स, आपको माइल्ड हेडेक भी महसूस होता होगा, बॉडी में एकदम से आप कह लीजिए दर्द हो गया। ठीक है,
और फीवर एंड ऑल हो गया। और जो कोल्ड है टिपिकली वैसे 3 डेज़ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड रहता है, लेकिन उसके बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और डिपेंड करता है जितना ज़्यादा आप परहेज़ करेंगे आपका उतनी जल्दी कोल्ड से रिकवर करेंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 2 से 14 दिन तो ये अपना रहता ही है। ट्रीटमेंट क्या है, आप मेडिकल केयर ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा, और करंटली स्टूडेंट्स अगर आज के टाइम में आपको कुछ माइनर भी महसूस होता है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर अगर आपको कोल्ड या इन्फ्लुएंजा के कुछ भी सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि हमारे कोरोना वायरस के भी सिम्टम्स कैसे हैं, सेम ही हैं। और अगर स्टूडेंट्स आपको जो फ़ीवर है वो 102 डिग्री से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कफ़ है, फ़ीवर है, सोर थ्रोट है, गला एकदम से पक सा गया है, और कोल्ड भी आपका 10 दिन से ज़्यादा नहीं ठीक हो रहा, तो यू मस्ट रश टू दी डॉक्टर टू सीक हिज और हर मेडिकल एडवाइस। उनकी मेडिकल एडवाइस लेने के लिए आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं इनसे, रेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर फ्लूइड्स लीजिए, जैसे चाय वगैरह हो गया, वाटर हो गया, मतलब हल्का गर्म पानी हो गया। सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करें क्योंकि ये कंजेशन इंक्रीज़ करता है। डू नॉट टेक एंटीबॉडीज़ अनलेस, अपनी तरफ से कुछ भी एंटीबायोटिक्स वगैरह ना ले जब तक कि आपको डॉक्टर वगैरह से आप प्रॉपर्ली कंसल्ट नहीं कर लेते। और अल्कोहल वगैरह को ड्रिंक करना अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, वीक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैफ़ीन को भी अवॉइड करें क्योंकि ये भी कंजेशन और डिहाइड्रेशन को इंक्रीज़ करती है। एंड लास्ट इज़ अपनी डाइट को क्या करें, अच्छे से कर दे, वेल बैलेंस डाइट ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, सब कुछ जिसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। स्टूडेंट्स ये कुछ एक रेमेडीज़ की बात की गई है कि अगर आपको रनी नोज़ है या कंजेशन है, जैसे एकदम से या तो बहुत ज़्यादा आपको रनी नोज़ हो रहा है, ठीक है, या एकदम से नेज़ल कंजेशन हो गया, तो आप उस चीज़ से कैसे, या तो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स लें, जैसे मैंने आपको नेज़ल स्प्रे वगैरह का बताया था, ठीक है। उसके अलावा डीकंजेस्टेंट्स ले सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, सूडो एफिड्राइन, इसको आप ले सकते हैं। बट स्टूडेंट्स मैं जो भी यहाँ पर मेडिसिन्स की बात कर रही हूँ, कभी भी अपने लेवल पे खुद मत लीजिए विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन। वही हो गया सॉल्ट वाटर। कई बार आपने देखा होगा कि आपको कोल्ड वगैरह होता है तो बोलते हैं कि चाय में हल्का सा नमक मिला के पी लीजिए, तो वही है, वो क्लीन करता है अंदर से। यहाँ पर भी है सॉल्ट वाटर नेज़ल स्प्रेज हो गया, वही इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हो गए, या ह्यूमिडिफायर्स एंड हॉट शावर्स कैन ऑल्सो मोइट्स दी, भाप वगैरह ये सब ले, तो जिससे कि आपका जो नेज़ल पैसेज है वो भी खुलेगा और क्लियर म्यूकस आएगा। अब है कफ, तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन इज़ एन इफेक्टिव कफ सप्रेसेंट, बट बिकॉज अ कफ इज़ अ protective reflex, it is not usually a bad thing. Take dextromethorphan if your cough is interfering with sleep. तो ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फन की बात की गई है, वो ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ है, ताकि आपको अगर सोने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बट स्टूडेंट्स फिर से मैं बात बोलूँगी, डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ ना लिया जाए। वाटर वेपर फ्रॉम ह्यूमिडिफायर्स एंड शावर्स कैन ऑल्सो लूजन, वही है अपना जैसे भाप वगैरह ये सब ले, तो स्टीम वगैरह ले, जिससे आपका जो म्यूकस है वो लूज़ होगा और कंजेशन से आपको प्रॉब्लम मिलेगी। और सोर थ्रोट है, एकदम से गला पक जब जाता है तो एकदम से खट्टापन सा आपको गले में लगता है, तो उस केस में फिनाइल इन लोजेंजेस और स्प्रेज एंड इफेक्टिव पेन रिलीवर्स फॉर सोर थ्रोट। गार्गलिंग करनी चाहिए, गार्गलिंग इज़ द बेस्ट वेन टू गेट रिलीफ फ्रॉम द सोर थ्रोट। मतलब गार्गलिंग भी सॉल्ट वाटर से, हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के उससे गार्गल कीजिए, आपका गला बहुत, आपको गले को रिलीफ मिलेगा। ड्रिंक टी विद लेमन, या टी में हल्का सा नमक डाल के पीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी। प्रिवेंशंस तो स्टूडेंट्स यही है, फ्लू शॉट्स वगैरह हमें टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए, और जो भी एलर्जेंस है उनके कंटैक्ट में कम आना चाहिए। सपोज़ अगर किसी पर्सन को वायरस वगैरह आपको लग रहा है, कोल्ड और इन्फ्लुएंजा है, उससे कोशिश करनी चाहिए दूरी बरकरार रहे, क्योंकि वायरसेस क्या हैं, कम्युनिकेबल हैं, हैंड टू हैंड कंटैक्ट से ही हमारा कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा बढ़ता है। हमें अपने हाथ वगैरह टाइम टू टाइम धोते रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, गुड स्लीप हैबिट्स डालनी चाहिए, और फ्लू शॉट्स लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं डिसीज़ की बात करूँगी, डायरिया। डायरिया भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके बारे में भी सुना होगा। क्या क्या डायरिया के कॉजेज़ हैं?
बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जो कि कंटामिनेटेड फूड, जैसे मक्खियाँ वगैरह किसी खाने के ऊपर, तो वो कंटामिनेट कर देती हैं आपके खाने और पानी को, और आपने वो ही कंज्यूम कर लिया, तो उससे भी आपको डायरिया होने के चांसेस हैं। वायरल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइट्स हो गया, हमारी बॉडी के अंदर खाने या पानी के थ्रू जो जैसे कुछ कीटाणु हो गए, कुछ पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गए, पास हो गए। फूड इंटॉलरेंस सच एज, कई बार आप क्या होता है कि आपकी बॉडी लैक्टोज वगैरह हो गया, जो भी दूध से बनी चीज़ें उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाती, तो आपको डायरिया के सिम्टम्स शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार आप अल्कोहल वगैरह को ओवर यूज़ कर लेते हो, कई बार आप मेडिसिन ऐसी ले लेते हो जो आपको क्या कर देती है, जैसे मैग्नीशियम वगैरह हो गया, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो गए, ठीक है, एंड स्ट्रेस और पैनिक अटैक्स की वजह से भी, कई बार स्ट्रेस वगैरह की वजह से या पैनिक अटैक, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन है उसकी वजह से भी आपको डायरिया वगैरह हो जाता है। क्या सिम्टम्स होते हैं डायरिया के? वाटरी एंड लूज टू, जैसे लूज मोशंस आपको लग जाते हैं, फ्रीक्वेंट वॉवल मूवमेंट, पेट में एकदम से गड़बड़ सी आपको लगता है कि कुछ पेट में मूवमेंट सी चल ही रही है, पेन होना, एकदम से क्रैम्प से उठना, ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग मीन्स आपका पेट बहुत ज़्यादा टाइट सा एक हो जाता है, कई बार बहुत टाइट हो जाता है, सूजन सी आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग बोलते हैं। और पॉसिबली फीवर और ब्लडी, कई बार तो फीवर भी हो जाता है और ब्लडी स्टूल्स भी आ जाता है, व्हेन यू पास योर मोशन तो उसमें ब्लड आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉज। और स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट क्या है डायरिया का? यूजुअली डायरिया विल क्लियर अप ऑन इट्स ओन इन अ डे, मतलब 1-2 दिन लग जाते हैं, बट अगर आपका 1-2 दिन में ठीक नहीं होता तो आपको डॉक्टर से सलाह पर लेनी चाहिए, और जैसा भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे मेडिकेशन वो आपको क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस बहुत कॉमन इसका सिम्टम है डायरिया के अंदर, तो डिहाइड्रेशन होती है तो आपको, और फीवर भी आपका हो सकता है, कई बार ब्लडी स्टूल्स होते हैं आपको इसके अंदर, रेक्टम में पेन हो जाती है, और अगर डायरिया मोर देन 3 डेज़ है तो हमें फिजिशियन से क्या कर लेना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए। और क्या क्या सिम्टम्स, मतलब क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम डायरिया से बच सकते हैं, जैसे कई बार मिल्क बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, लैक्टोज बेस्ड प्रोडक्ट्स, उनको अवॉइड करें, कैफ़ीन, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, सॉलिड फूड्स नहीं खाने चाहिए जब तक हमें डिहाइड्रेशन है, हाई शुगर ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्लियर लिक्विड्स एक्सक्लूसिवली, मतलब क्लियर लिक्विड जैसे पानी वगैरह भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो फिर बाहर निकलता रहता है बार बार वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस के थ्रू। और नॉर्मल मील हमें 12 घंटे बाद, जब हमें लगे थोड़ा ठीक हो रहे हैं तो स्टार्ट लेनी चाहिए, ठीक है। एंड यूज़ ओवर दी काउंटर लैक्टोबैसिलस, वो जो हमारा OH का वो घोल सा होता है वो लेना चाहिए, कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स हो गया, या उनका जो घोल सा आता है वो लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी डिहाइड्रेशन क्या होती है, ठीक होती है। और उसके बाद डिक्रीज़ द लेवल ऑफ, जब तक हमारी सिम्टम्स नहीं जाते अपना एक्सरसाइज वगैरह कम कर देनी चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स सच एज Imodium AD should only be used if absolutely necessary, because it is important to let diarrhea flush out the bacteria। देखो वो कहते हैं कि हमें ना थोड़ा जो दवाइयाँ वगैरह भी है ना वो भी देरी से थोड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि डायरिया क्या है, हमारे ना अंदर बैक्टीरिया चला जाता है, जैसे हमने कोई गंदा खाना खा लिया, जैसे किसी के ऊपर गंद पड़ा हुआ था, जैसे कई बार हम कहते हैं ना इंसेक्ट्स वगैरह ने उसको बाइट कर दिया उस खाने को, और वही खाना हमने खा लिया, तो वो पैरासाइट्स हमारे अंदर चले गए जो उन इंसेक्ट्स ने छोड़े थे। तो हमें वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस थोड़ा करते रहना चाहिए, क्योंकि वो गंद तभी तो हमारी बॉडी से पास होगा ना। बट हाँ, अगर वो 1-आधे दिन में नहीं चीज़ ठीक होती फिर हमें फिजिशियंस के पास भागना चाहिए, क्योंकि ओवर एक्सेसिव में अगर हमें वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस आएंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है, उसमें जान वगैरह बचेगी नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हेडेक्स, जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। हेडेक्स आजकल आपने देखा होगा हर किसी का, जब देखो जी थोड़ा आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो हमारा लाइफस्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है, स्ट्रेस का लेवल, टेंशन्स का लेवल इंक्रीज़ करता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हेडेक की प्रॉब्लम है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। अब आपने देखा होगा कभी आपको सिवियर हेडेक हो जाता है, कभी आपको माइल्ड हेडेक हो जाता है। अब हेडेक्स में भी बहुत ज़्यादा टाइप होती है, माइल्ड हेडेक हो गया, किसी को माइग्रेन हो गया, किसी में क्या होती है टेंशन की वजह से हेडेक्स हो गया, तो ये कॉमन टाइप्स हैं हेडेक की। और कॉजेज़ क्या हैं स्टूडेंट्स हेडेक के? जैसे कई बार आपको इमोशनल या फिज़िकली आप स्ट्रेस्ड हो, किसी थकावट होगी,
आपने ढंग से सोए नहीं हो, आप अपने खाने में स्किप कर रहे हो, आपने सपोज़ नाश्ता कर लिया, उसके बाद दोपहर का खाना खाया ही नहीं, तो शाम तक देखिए खाली पेट भी कई बार हेडेक स्टार्ट हो जाता है। आप या तो कैफ़ीन लेते हैं, जैसे सपोज़ कई बार हमें चाय की एडिक्शन हो जाती है, कॉफ़ी की एडिक्शन हो जाती है, अगर हमें वो टाइमली उस टाइम पर चाय या कॉफ़ी ना मिले तो हमें क्या हो जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है कैफ़ीन वगैरह से। और जब उनको कैफ़ीन वगैरह नहीं मिलती हमारी बॉडी को, तो क्या होता है कि वो हेडेक स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोन्स के अंदर चेंज हो गए, या मोनोसोडियम ग्लूटामेट। स्टूडेंट्स एमएसजी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मे भी बीच में थोड़े टाइम मैगी बैन हुई थी, वो इसी वजह से हुई थी कि मैगी के मसाला के अंदर एमएसजी पाया गया था, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट था। तो इट इज़ रियली वेरी, जो अजीनोमोटो होता है, जो आपने देखा होगा चाइनीज़ फूड में होता है, दिस इज़ एमएसजी ओनली, जो हमारा टेस्ट को इन्हांस करता है। और अगर आप एक्सेसिव मात्रा में इसको खाते हैं तो वो ये हमारी बॉडी को ही क्या करता है, प्रॉब्लम्स देता है। उसके अलावा अल्कोहल हो गया, सम अदर मेडिसिन हो गया, या आप कई बार इस तरह का खाना खाते हैं जो हमारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जैसे रेड वाइन ले ली, चॉकलेट्स, मतलब हर चीज़ हमें लिमिट में लेनी चाहिए। इफ़ वी ईट ऑल दीज थिंग इन एन एक्सेसिव मैनर, अगर एक्सेसिव यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों का, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी को ही इन चीज़ों का नुकसान पहुंचेगा। या कई बार वेदर वगैरह में भी चेंज होता है, तो उसकी वजह से भी हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको हेडेक्स की बात बताई थी, जैसे माइग्रेन की बात हो गई थी, टेंशन की वजह से हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं अगर माइग्रेन की बात करें तो हम कौन से सर दर्द को माइग्रेन का दर्द बोलेंगे? जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा पल्सिंग, मतलब एकदम थ्रॉबिंग क्वालिटी का बड़ी तेज़ सा हेडेक हो रहा है, और इसमें एक साइड से ही हेडेक क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। फेल्ट ऑन बोथ दी वन, मतलब एक साइड भी हो सकती है, दो साइड भी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सिवियर हेडेक होता है और बहुत घंटों तक ये सिर दर्द रहता है। आप दवाइयाँ भी खा लीजिए फिर भी, लेकिन हाँ जब आप रेस्ट करते हैं प्रॉपर एक रूम में बिल्कुल लाइट्स एंड ऑफ करके, फिर जाके ये दर्द से आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है। और नोज़िया, वॉमिटिंग्स, इस तरह की वॉमिटिंग वगैरह भी कई बार, मतलब नोज़िया सा आपको फील होता है कि मेरे को अभी वॉमिटिंग आएगी, कई बार हेडेक के साथ, ठीक है। एंड समटाइम्स प्रिसीडेड बाय विजुअल चेंजेस सच एज एन ऑरा ऑफ जिगजैग लाइन और फ्लैश। कई बार बहुत ज़्यादा हमारे मतलब ना आप कह लीजिए कि विजुअली बहुत ज़्यादा चेंजेस हो, जैसे एकदम से लाइट पड़ी, सपोज़ आप सो रहे हैं एकदम से और किसी ने एकदम से तेज़ लाइट या एकदम से जल्दी से आपको जगा दिया है, कुछ इस तरीके से आप झटके से उठ एकदम से, फिर बहुत ज़्यादा सर दर्द आपको रहता है, ठीक है। एंड सिम्टम्स, टेंशन टाइप, अगर टेंशन की वजह से हेडेक्स है तो क्या सिम्टम्स हैं? एकदम से कांस्टेंट एक हल्का सा दर्द आपके दिमाग में बना रहेगा, बोथ साइड भी हो सकता है, प्रेशर सा दिमाग में बना रहेगा कि हाँ उसकी वजह से हेडेक, कि आपको कोई काम करना है, वो प्रेशर दिमाग में है, उसकी वजह से भी क्या होता रहता है, हेडेक होता रहता है। और ये 30 मिनट से मतलब आधे घंटे तक डिपेंड करता है कि कब आपको आपकी टेंशन से रिलीव होगी, तो एकदम से हेडेक भी चल जाएगा, तो कुछ दिन तक भी रह सकता है। ट्रीटमेंट क्या है स्टूडेंट्स हेडेक्स का? वही है कि आइस पैक जो होते हैं उसको सर में ठंडक पहुंचाए जिससे सर दर्द कम होए, हीटिंग पैड दे सकते हैं, प्रॉपर स्लीप ले, और अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें प्रॉपर आप ब्रेक्स वगैरह रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करें, वॉक वगैरह करें, ठीक है। आप ओवर द काउंटर ओकेजनली, वैसे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये हैबिचुअल बन जाती हैं, बट स्टिल यू कैन टेक सम ऑफ दी, जैसे एस्पिरिन हो गया, ठीक है, इबोप्रूफन हो गया, नेक्स्ट इज़ एसिटामिनोफेन हो गया। तो ये कुछ एक माइग्रेन और टेंशन हेडेक्स की है, बट स्टूडेंट्स स्टिल जहाँ पर मेडिकेशन की बात आ रही है, यू शुड नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, ठीक है। हमेशा डॉक्टर की सलाह परामर्श से ही आपको लेनी चाहिए। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, अगर कुछ भी आपको ड्रग्स वगैरह डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं हेडेक्स के, तो आपको लेने चाहिए। और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे सिम्टम्स आएँ उनसे अवेयर होएं और उन चीज़ों से दूर रहें। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अपने मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए, तभी बोलते हैं थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ हमें खाते रहना चाहिए। कैफ़ीन और अल्कोहल वगैरह से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि हम ना मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर देते हैं तो वो भी हैबिट बन जाती हैं, तो हैबिट जब चीज़ बन जाती है ना, तो वो जब चीज़ को विड्रॉ करे
तो फिर हमारे को क्या होता है, हेडेक होता है। तो हमें कभी भी ओवर द काउंटर मेडिसिन या हर्बल रेमेडीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए। रेगुलर ईटिंग, अपना प्रॉपर स्लीपिंग, अपना टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना पीना मतलब हेल्दी खाना पीना खाना चाहिए। तो आपको आपकी बहुत सारी बीमारियां इसी से क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर रिलैक्स मैनर में कोई भी काम है, चाहे वो टफ़ है चाहे वो आसान है, उसको रिलैक्स मैनर में करते रहना चाहिए। अब देखो कई बार कईयों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? बेसिकली हमारे जब पोस्चर के अंदर ही डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसी की वजह से ये सर्वाइकल या वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो एक्सरसाइज कीजिए, अपने पोस्चर को सुधारिए, सो दैट किसी भी प्रकार का आपकी बॉडी में दर्द ना हो। और स्टूडेंट्स, अब हम स्टमक एक की बात करेंगे, पेट के दर्द की। पेट का दर्द भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे अब इसमें हमारे पेट में गैस बन सकती है, उसकी वजह से स्टमक एक हो रहा है, इंटेस्टिनल गैस होगी। ठीक है, और इंटेस्टिनल गैस स्टूडेंट्स नॉर्मली बोला जाता है कि अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है वो 12 to 13 टाइम्स उसको मतलब अपनी बॉडी से डेली गैस पास करनी चाहिए। बट समटाइम्स आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट ऑर्डर जो होती है, ऑर्डर में स्मेल आप बॉडी से पास करते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से हो सकती है? बिकॉज ऑफ दी बैक्टीरियाज जो लार्ज इंटेस्टाइन में है, और उसकी वजह से आपको कई बार गैस की वजह से पेट में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, आपका पेट एकदम से ब्लॉट सा कर जाता है। ठीक है, तो जो कि क्या हो सकते हैं, नुकसानदेह। ये किसकी वजह से होता है? जब आप उल्टा सीधा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा हवा खाते और पीते समय आपके पेट के अंदर चलेगी। ठीक है, या आपने बहुत जल्दी में खाते हैं तो गैस बनने के चांस बहुत ज़्यादा। या स्ट्रॉ से पीना, जब बच्चे आप स्ट्रॉ से कोई भी चीज़ अंदर निकालते हैं तो हवा बहुत ज़्यादा अंदर चली जाती है, जो हमारे पेट में इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से पेट दर्द होता है। या कई बार च्युइंगम वगैरह खाते हैं, जब हम मुंह को ज़्यादा चबाते हैं तो हवा जाएगी अंदर, हवा जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है पेट को ब्लॉट करेगी। स्मोकिंग के टाइम पर भी हम क्या करते हैं, वो स्मोक जो सिगरेट का स्मोक होती है उसको सक करते हैं, जिसकी वजह से वो तो जाती है अंदर, जो भी टोबैको एंड ऑल होते हैं, उसके साथ साथ जो भी बाहर की हवा होती है वो भी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। कई बार स्टूडेंट्स फूड ट्रिगर्स भी होते हैं, जो फूड होता है वो भी ट्रिगर करता है पर्सन टू पर्सन। किसी में तो वो चीज़ बॉडी इजीली उस फूड को एक्सेप्ट कर लेती है, किसी की बॉडी उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। कईयों को राजमा एंड ऑल से बहुत प्रॉब्लम होती है और कईयों की ये चीज़ फेवरेट होती हैं। तो लैक्टोस हो गया, दूध से बनी चीज़ें होगी, फाइबर से बनी चीज़ होगी, इनसे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है। तो फूड जो गैस बहुत ज़्यादा करते हैं वो है बीन्स हो गया, मटर हो गए, दालें होगी, लेंटिल्स हो गए, कैबेज, गोभी होगी, ब्रोकली होगी, स्प्राउट्स हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, अनियंस हो गए, वीट हो गया, कार्बोनेटेड बीवरेजेस हो गए, और उसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, मतलब जो भी आर्टिफिशियली किसी चीज़ को स्वीटन करते हैं। ठीक है, या फ्रुक्टोज हो गए, जैसे कॉर्न सिरप हो गया, इनसे बहुत ज़्यादा गैस बनने के चांस होते हैं। और आप कैसे गैस को अवॉइड कर सकते हैं? उन खानों से अवॉइड करें, उन खानों से परहेज़ करें जो गैस करते हैं। जब भी आप खाना खाएं तो आराम से धीरे धीरे खाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश ना कर पाए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेते, कई बार आप कहते हैं ना हाजमोला खानी चाहिए, तो ये क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो आपके पाचन को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है और गैस बनाना कम करती है। और हमें डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह स्मॉल अमाउंट में ही लेने चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, गैस बनाती है। और हमेशा गैप नहीं आना चाहिए आपकी मील्स में। सपोज़ अगर आपने 8 बजे खाना खा लिया और आप दोपहर का खाना 2-3 बजे खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा घंटों का गैप नहीं आना चाहिए। आपको अगर 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट करा तो आप 11-12 बजे कुछ फ्रूट्स एंड ऑल ले सकते हैं, आप बिस्किट्स वगैरह कुछ ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, सो दैट पेट में गैस ना इकट्ठी हो। ईट स्लोली इन अ रिलैक्स सेटिंग, च्यू मतलब प्रॉपर फूड को खाना चाहिए। ठीक है, और टेक अ स्ट्रॉल आफ्टर मील। स्ट्रॉल का मतलब होता है एक आराम सी लेजर वॉक आपको लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद एकदम से बैठ या लेट नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहिए, ताकि आपका जो फूड है वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, फाइबर को अपनी इंक्रीजिंग द फाइबर इन योर डाइट, डू सो ग्रेजुअली। जैसे कई बार होता है कि फ़ाइबर भी हमारी बॉडी में मतलब डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है। नो डाउट फाइबर इज़ रियली वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। फूड्स, हमें फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर वाले जो रेशेदार फल होते हैं
तो वो अगर आप फाइबर का इनटेक इंक्रीज़ भी कर रहे हैं अपनी बॉडी में तो आपको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना चाहिए। दैट मीन धीरे धीरे से। आज अगर इतना सा किया, कल थोड़ा इंक्रीज़, एकदम से नहीं डाल लेना चाहिए, क्योंकि ये लैक्टोज़ हो गया और फाइबर हो गया, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, गैस को क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं। और एक्सरसाइज तो करती रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया एंड वॉमिटिंग की तो बात करें, ये नोज़िया और वॉमिटिंग क्यों आपको कई बार वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है, ये वॉमिटिंग्स लग जाती हैं वायरसेस की वजह से। इंटेस्टाइन में अगर वायरस होगा, कई बार मेडिसिन्स आप ऐसी ले लेते हैं जो आपको इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। गलत खाना खा लेते हो, ख़राब खाना खा लेते हो, पानी बहुत ज़्यादा पीते हो, कई बार आपको मोशन सिकनेस, कई बार मोशन पास करते हुए प्रॉब्लम आ जाती है, या प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर भी मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है जो कि नोज़िया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग लेकर आती हैं। सेल्फ केयर टिप्स फॉर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग को किस तरह से आप उससे आप रिकवर कर सकते हैं। वेट 30 to 60 मिनट्स आफ्टर वॉमिटिंग बिफोर ड्रिंकिंग। जैसे ही आपको वॉमिटिंग आई तो 30 से 60 मिनट तक का वेट करना चाहिए। सॉलिड फूड्स नहीं लेने चाहिए, क्लियर लिक्विड्स पीने चाहिए। रेगुलर डाइट पे धीरे धीरे आना चाहिए, एकदम से नहीं। अगर वॉमिटिंग आई तो 1 घंटे के बाद आप बर्गर या पिज़्ज़ा या वैसे रोटी खा रहे हैं, आपको धीरे धीरे आना चाहिए। आपको लाइट, जैसे वॉमिटिंग्स अगर आपको लगी हुई हैं तो आप हल्का खिचड़ी एंड ऑल इस तरह की चीज़ ले सकते हैं, और धीरे धीरे से आप एक अच्छी डाइट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। और वो सब्सटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए जो आपके पेट को अपसेट कर रहे हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, एस्पिरिन हो गया, या फ्राइड फूड्स हो गए। कैफ़ीन एंड अल्कोहल को भी क्या करते रहना चाहिए, हमें अवॉइड करते रहना चाहिए। नोज़िया होता है कि वॉमिटिंग नहीं आ रही बट आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, तो फॉर नोज़िया उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्लियर लिक्विड्स पीने चाहिए। ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्राई फूड्स सच एज सोडा, क्रैकर्स इफ़ टॉलरेटेड। तो क्लियर लिक्विड्स लेने चाहिए, ठीक है। अवॉइड थिंग्स दैट इरिटेट द स्टमक, जो हमारे पेट को अपसेट करती हैं चीज़ें वो नहीं लेनी चाहिए। फॉर मोशन सिकनेस यूज़ ओवर द काउंटर, मतलब वही है, नोज़िया एंटी नोज़िया मेडिसिन लेनी चाहिए, जैसे ड्रामामीन बोला हुआ है तो वो लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी कुछ एक कॉमन डिसीज़ेस। आई थिंक सभी डिसीज़ से आप सभी अवेयर्ड है, बट फिर भी हमने यहाँ डिस्कस आउट की सो दैट आपकी नॉलेज का लेवल और इंक्रीज़ हो, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनिए, नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड